हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग? स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में। आज हम फिर कुछ प्रश्नों को हल करेंगे और उम्मीद है कि आपको मेरी ये प्रश्नोत्तरी अच्छी लगी होगी। जो हमने पिछले सेशन में कुछ 12 प्रश्नों को सॉल्व किया था और कुछ इसी तरह के प्रश्न जो हर साल परीक्षाओं में रिपीट होते हैं, पूछे जाते हैं बार-बार। ऐसे ही प्रश्नों को लेकर के आज मैं फिर आपके सामने आई हूँ। तो दोस्तों, अगर आपको ये अच्छे लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और बगल में जो बेल आइकन आपको दिख रहा है उस पर प्रेस कीजिएगा ताकि मेरे आने वाली वीडियोस आपको मिलते रहें। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है आज का हमारा, हिंदी, उर्दू और हिंदुस्तान इन तीनों शब्दों का उदय किस भाषा से हुआ है? तो मैं थोड़ा आपको जूम करके दिखा देती हूँ यदि आपको दिखने में कोई प्रॉब्लम हो रही हो। तो एक एक करके हम इन्हें सॉल्व करते जाएंगे। आप अपना उत्तर ज़रूर लगाइएगा कमेंट बॉक्स में। ठीक है, तो बताइए दोस्तों, आपका आंसर क्या है? तो सबसे पहले हम इसका आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर होगा ए। ठीक है, क्योंकि जो हिंदी में जो अधिकांश शब्द लिए गए हैं वो अरबी फ़ारसी के शब्द हैं और जैसे कि आप सब लोग जानते हैं मध्यकाल में उर्दू फ़ारसी शब्दावली ज़्यादा प्रयोग होती थी, तो इसका आंसर है फ़ारसी भाषा। ठीक है, और आज भी उर्दू फ़ारसी के बहुत सारे शब्द हमारे हिंदी भाषा में प्रयोग होते हैं और जो हिंदी, उर्दू और हिंदुस्तान ये तीनों ही शब्द जो हैं वो फ़ारसी भाषा के हैं। ठीक है, याद रखिएगा। आगे दूसरा प्रश्न है हमारा, संविधान की 8वीं अनुसूची में भारत की कितनी भाषाएं शामिल हैं? तो संविधान की 8वीं अनुसूची जो कि भाषा संबंधी प्रावधान करती है और इसमें कुल 22 भाषाएं वर्तमान में शामिल हैं। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन है डी। शुरुआत में अगर पूछा जाए, प्रारंभ में वैसे पूछा तो यही जाता है कि कितनी भाषाएं हैं वर्तमान में, लेकिन अगर शुरुआत में पूछी जाए तो उस समय 14 भाषाएं थी और 8 भाषाएं इसमें बाद में जोड़ी गई थी। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा, हिंदी की लिपि कौन सी है? तो हिंदी की लिपि कौन सी है? बिल्कुल देवनागरी लिपि है। हमारी हिंदी भाषा जो है वो देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। और दोस्तों, ये जो प्रश्न है आप देख रहे हैं, आप कह रहे होंगे कि ये कौन से उसका प्रश्न है, कौन से विषय का है, या ये किसी प्रीवियस ईयर्स का किसी का क्वेश्चन पेपर था जो मैंने लिया है। क्योंकि हम देखते हैं कि जो पुराने सालों के पेपर होते हैं वो हमेशा रिपीट होते हैं। ठीक है, तो उसमें से कहीं ना कहीं 20 से 25% जो क्वेश्चन हैं वो पुराने पेपरों से उठाए जाते हैं। ठीक है, तो हमें उनको भी देखते रहना चाहिए। इसीलिए मैंने ये प्रीवियस ईयर्स का कोई पेपर है उसको उठाया और उससे जो इम्पोर्टेंट सवाल हैं वो मैं लेकर आई हूँ। अगला हमारा प्रश्न देख लेते हैं, बोली के भाषा बनने का प्रमुख कारण कौन सा है? तो कोई बोली, बोली का मतलब होता है किसी क्षेत्र विशेष में बोले जाने वाली। ठीक है, जिसके प्रयोगकर्ता सीमित होते हैं, कम होते हैं, साहित्य उसका कम होता है, फिर वो जैसे जैसे धीरे धीरे डेवलप होती है, उसके बोलने वालों की संख्या बढ़ती है तो वो उपभाषा बनती है और उपभाषा के बाद वो बन जाती है हमारी भाषा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बोलने वालों की संख्या, क्योंकि जितनी ज़्यादा संख्या होगी, जितने ज़्यादा लोग उसको बोलते होंगे, जितने ज़्यादा लोगों के द्वारा वो बोली जाती होगी, तो फिर वो भाषा बन जाती है। ठीक है, तो इसका आंसर है बी। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला सवाल है नंबर 5, खड़ी बोली के परिनिष्ठित रूप का आधार है। तो कौरवी इसका सही आंसर हो जाएगा। खड़ी बोली को एक नाम दिया गया है कौरवी। अब देखो, खड़ी बोली जो है वो विभिन्न अपभ्रंशों से होकर गुजरी है, फिर जाकर के वो देवनागरी लिपि में आज परिनिष्ठित रूप ग्रहण कर चुकी है। तो पहले उसको अपभ्रंश कहा जाता था। अपभ्रंश का शुद्ध रूप फिर उसको परिवर्तित होकर अवहट हो गया और अवहट को फिर पुरानी हिंदी कहा गया और उसके बाद कौरवी या खड़ी बोली। तो खड़ी बोली उसका परिनिष्ठित रूप है। ठीक है, तो ये आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है, हमारे देश में हिंदी दिवस प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? तो हम सब लोग जानते हैं प्रतिवर्ष 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता था। दोस्तों, 14 सितंबर 1949 को हमारा जो
संविधान है उसमें हिंदी को राजभाषा बनाए जाने का प्रावधान किया गया था। ठीक है, और एक मुंशी के.एम. अयंगर नाम के व्यक्ति हुए थे, उन्होंने भाषा के संबंध में प्रश्न उठाया था और सबसे पहले हिंदी को उन्होंने राजभाषा का दर्जा देने का प्रावधान किया था। तो इसी दिन से, हालांकि 1953 से ये मनाया जाता था है, मतलब जो हिंदी दिवस है वो 1953 14 सितंबर 1953 से मनाया जाना शुरू हुआ, लेकिन 14 सितंबर 1949 को इसे संविधान में राजभाषा का दर्जा दिया गया। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। बिहारी, बांग्ला, उड़िया, असमिया आधुनिक आर्य भाषाओं का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है? तो जो ये सारी आपको भाषाएं दिख रही हैं, बिहारी, बांग्ला, उड़िया, असमिया, तो ये सारी निकली हैं आपकी मागधी अपभ्रंश से। ठीक है, तो इसका हो जाएगा सी ऑप्शन। अगला सवाल है हमारा, पूर्वी हिंदी की बोली नहीं है। यहाँ पे आप नहीं को विशेष रूप से ध्यान रखिएगा, क्योंकि अक्सर हम प्रश्न को पढ़ने में गलती कर देते हैं और नहीं को नहीं पढ़ना यानी कि भूल जाते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे पूछ रहा है पूर्वी हिंदी की बोली नहीं है, तो पूर्वी हिंदी की हम देख लेते हैं कौन कौन सी हैं। अवधी भाषा भी है, ठीक है, और बघेली भी इसमें आती है, छत्तीसगढ़ी भी पूर्वी हिंदी की। ये जो तीनों बोलियां आप देख रहे हो, ये तीनों ही आपकी पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आती हैं। ठीक है, और यहाँ पे जो हमारा सही आंसर हो जाएगा कन्नौजी, तो कन्नौजी इसके अंतर्गत नहीं आती है। कन्नौजी आपकी पश्चिमी हिंदी की बोली है। ठीक है, पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आती है कन्नौजी, ये ध्यान रखिएगा आप। पश्चिमी हिंदी में भी कुल 5 बोलियां आती हैं। ठीक है, जिसमें आती है खड़ी बोली, ब्रजभाषा, कन्नौजी, हरियाणवी और बुंदेली। और जो ये 3 आपको दिख रही हैं, तो पूर्वी हिंदी की 3 बोलियां हैं, जो कि ये अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी है। ठीक है, अगला सवाल है हमारा, हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा का सूत्रपात किस लेखक ने किया था? बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों। बी इसका सही आंसर हो जाएगा, गार्सा द तासी ने। ये एक फ्रेंच विद्वान थे और हमारे लिए ये मतलब इम्पॉर्टेंट इसलिए भी हो जाता है क्योंकि जो गार्सा द तासी थे वो एक फ्रेंच विद्वान थे, और सबसे पहले हिंदी भाषा का जो साहित्य है वो फ्रेंच भाषा में ही लिखा गया था और इनके द्वारा ही लिखा गया था। ठीक है, उसके बाद जो अन्य लोग हुए थे, जैसे जो ग्रियर्सन दिए हुए हैं, शुक्ल दिए हुए हैं, मिश्रबंधु दिए हैं, तो इन्होंने फिर बाद में लिखना शुरू किया था। सबसे पहले गार्सा द तासी ने फ्रेंच भाषा में लिखा था, ग्रियर्सन जो है उन्होंने अंग्रेजी भाषा में लिखा था। ठीक है, और शुक्ल हैं, मिश्रबंधु हैं, इन्होंने हिंदी भाषा में लिखा था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने विभिन्न कालों के नामकरण किस आधार पर किया? देखो दोस्तों, जो शुक्ल जी हैं उनके जो द्वारा जो साहित्य का काल विभाजन किया गया है वो वर्तमान समय तक हम उसे फॉलो करते हैं और वही एक प्रमाणिक माना जाता है। ठीक है, भले बहुत सारे विद्वानों ने हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा और काल विभाजन भी किया, लेकिन जो प्रमाणिक काल विभाजन है वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है, इसलिए हमेशा उनसे क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो शुक्ल जी थे उन्होंने जो काल विभाजन किया उसका मुख्य आधार था प्रवृत्ति किसकी, जो लेखक थे उनके लेखन की प्रवृत्ति किस प्रकार थी, कैसा वातावरण था, कौन सा समय था, कौन सा काल था, तो ये सारी चीज़ें उन्होंने ली थी। और इस यहाँ पे जो ऑप्शन सही हो जाएगा प्रमुख प्रवृत्ति के आधार पर। अगला हमारा सवाल है 11वां, हिंदी भाषा का संस्कार एवं परिमार्जन किस पत्रिका के माध्यम से हुआ? तो हिंदी भाषा का संस्कार और परिमार्जन का मतलब होता है कि हिंदी भाषा जो है उसकी उन्नति कैसे हुई। अब हम मध्यकाल का साहित्य पढ़े तो वहाँ पे 3 भाषाएं थी, अवधी और ब्रजभाषा और हिंदी तो बहुत चटपुट रूप में ही प्रयोग हुई थी, लेकिन आज जो साहित्य लिखा जाता है वो पूरी तरह से हिंदी भाषा में लिखा जाता है। ठीक है, तो सरस्वती पत्रिका महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने इसका संपादन किया था और ये एक ऐसी पत्रिका थी जिसने हिंदी को अपने चरम तक पहुँचाने में मदद की थी। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी। अगला है 12वां प्रश्न हमारा, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने सरस्वती पत्रिका का संपादन भार
कब संभाला था? तो सरस्वती पत्रिका का जो मूल संपादन हुआ था वो 1900 ईस्वी में हुआ था, लेकिन जो इसका सही आंसर है वो है 1903। ठीक है, महावीर प्रसाद द्विवेदी 1903 से इसके संपादक बने थे और 1920 तक उन्होंने इसका कार्यभार संभाला था। ठीक है, तो इसका सही आंसर ए हो जाएगा। फिर है 13 क्वेश्चन हमारा, इनमें से कौन सा कवि द्विवेदी युग का है? अब देख लेते हैं दोस्तों। सुमित्रा नंदन पंत, ये तो हमारे छायावाद के कवि हैं। जयशंकर प्रसाद, ये भी छायावाद के प्रवर्तक कवि हैं। रामधारी सिंह दिनकर जी जो हैं वो छायावाद के बाद आते हैं, उत्तर छायावाद युग में आते हैं, जिन्हें राष्ट्रीय काव्य धारा का कवि माना जाता है। ठीक है, तो हमारा इसका ऑप्शन हो जाएगा सी सही, मैथिली शरण गुप्त। और इनको उस समय राष्ट्र कवि की उपाधि से भी विभूषित किया गया था। ठीक है, और ये उपाधि इन्हें महात्मा गांधी जी द्वारा दी गई थी। और हालांकि रामधारी सिंह दिनकर को भी राष्ट्रकवि कहा जाता है, तो इन्हें द्वितीय राष्ट्रकवि कहा जाता है। ठीक है, रामधारी सिंह दिनकर को। और मैथिली शरण गुप्त प्रथम राष्ट्रकवि थे, मैथिली शरण गुप्त। इन्होंने भारत भारती, साकेत जैसी रचनाएं लिखी थी। अगला प्रश्न है हमारा, पृथ्वीराज रासो किस काल की कृति है? तो पृथ्वीराज रासो हम सभी जानते हैं आदिकाल यानी कि वीरगाथा काल की रचना है, जिसके रचनाकार थे चंद्रवरदाई। अगला है, अष्टछाप के प्रमुख कवि नंददास किसके शिष्य थे? तो अष्टछाप जो कि एक भक्ति काल की जो कृष्णाष्टमी काव्यधारा थे उसमें अष्टछाप के कवि हुए थे, जिन्होंने कृष्ण भक्ति में अपनी रचनाएं लिखी थी, कृष्ण भक्ति में अपने ग्रंथ लिखे थे। तो विट्ठल नाथ जी जो थे वो नंददास के गुरु थे। ठीक है, हालांकि वल्लभाचार्य जी ने अष्टछाप की नींव रखी थी और उसकी स्थापना 1565 में, जब 8 शिष्य पूरे हुए, सॉरी, जब 8 शिष्य पूरे हुए थे तो 1565 ईस्वी में विट्ठल नाथ जी ने उसकी स्थापना की थी अष्टचाप की। ठीक है, और वल्लभाचार्य उनके पिता थे विट्ठल नाथ के। तो 4 शिष्य इसमें वल्लभाचार्य के थे और 4 विट्ठल नाथ जी के थे। ठीक है, तो नंददास उन्हीं में से एक हैं, विट्ठल नाथ जी के शिष्य हैं। और सूरदास पूछा जाए तो सूरदास वल्लभाचार्य जी के शिष्य थे। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा, वाणी के डिक्टेटर थे यह, सॉरी, कबीर वाणी के डिक्टेटर थे, यह अभिमत किस आलोचक का है? तो यह कथन है आपका डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। ठीक है, द्विवेदी जी जो कबीर के संबंध में उन्होंने एक ग्रंथ लिखा था कबीर के नाम से। ठीक है, तो उसमें उन्होंने उनके बारे में लिखा है, कबीर के बारे में, और उनको वाणी का डिक्टेटर का है। डिक्टेटर का मतलब होता है तानाशाह, यानी कि जिसका अपने क्षेत्र पर एक छत्र अधिकार हो। तो वाणी यानी कि भाषा, अपनी भाषा अपनी वाणी पर कबीरदास जी एक छत्र अधिकार रखते थे। ठीक है, इसीलिए उन्होंने उनको क्या कहा, वाणी का डिक्टेटर कहा। अगला प्रश्न है 17वां हमारा, इनमें से कौन सा कवि अभिनव जयदेव की उपाधि से विभूषित है? तो अभिनव जयदेव, वैसे तो जयदेव जो थे वो संस्कृत साहित्य के लेखक थे। ठीक है, जिन्होंने फिर उसके बाद अगर हम अभिनव जयदेव हिंदी में बात करें तो विद्यापति को कहा जाता है। ठीक है, तो मैथिल कोकिल, अभिनव जयदेव, ये विद्यापति की उपाधियां हैं जिनसे इन्हें विभूषित किया गया था। अगला प्रश्न है, मुक्त छंद के प्रणेता हैं? मुक्त छंद के प्रणेता हिंदी साहित्य में निराला जी माने जाते हैं। मुक्त छंद का मतलब है कि इन्होंने कविता को छंदों के बंधनों से मुक्त किया, क्योंकि पहले क्या होता था, कविताएं जो थी वो छंदबद्ध होती थी और छंदों का, विभिन्न प्रकार के छंदों का उसमें प्रयोग किया जाता था। ठीक है, लेकिन निराला जी ने क्या किया, कविताओं को छंदों के बंधन से मुक्त कर दिया और मुक्त छंद की कविताएं लिखनी शुरू की थी। ठीक है, हालांकि इसकी बहुत आलोचनाएं भी हुई हैं, लेकिन हमें याद रखना है कि मुक्त छंद के प्रणेता निराला जी थे। आगे बात करते हैं, हमारा 19वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? दोस्तों ऐसे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं और हम हमेशा इनमें गलती करते हैं। ठीक है, तो हमें ध्यान से पढ़ना है, चाहे तो हम 6-7 बार भी एक प्रश्न को पढ़ते हैं, एक नंबर बचाने के लिए हमें उसे बहुत बार पढ़ना भी पड़े तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ देख लीजिए, कौन सा कथन असत्य है, यानी कि
4 क्वेश्चन हम 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। सबसे पहले देख लेते हैं, पंत को प्रकृति का सुकुमार कवि कहा जाता है। ये तो बिल्कुल सही है, पंत सुकुमार कवि थे, इन्होंने प्रकृति वर्णन किया है। पल्लव पंत की रचना है, ये भी बिल्कुल सही है, पल्लव की रचना तो पंत जी ने ही की थी। लोकायतन महाकाव्य की श्रेणी में आता है, ये भी बिल्कुल सही है। और चौथा ऑप्शन है, पंत भारतेंदु युग के कवि थे, तो ये बिल्कुल गलत हो जाएगा, क्योंकि पंत छायावाद के कवि थे, न कि भारतेंदु युग के। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला है हमारा 20वां और लास्ट क्वेश्चन है, सरस्वती के 4 पर्याय दिए गए हैं, इनमें कौन सा गलत है? तो दोस्तों यहाँ पे 4 ऑप्शन है, भारती, शारदा, भामा और वागीश्वरी। तो ये क्वेश्चन पूछा भी गया है पीजीटी परीक्षा में, और ये क्वेश्चन मैं आपको घर के लिए आपका ये कार्य है, आप चाहो तो कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दे सकते हो नहीं बल्कि ज़रूर देना है आपको, और मुझे आपके आंसर का इंतज़ार रहेगा। तो अगले वीडियो में मैं इसका आंसर आपको बताऊंगी, लेकिन फ़िलहाल आपको भी ये काम दे रही हूँ, और इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है, तो दोस्तों ये थे हमारे आज के 20 क्वेश्चन, और अगले वीडियो में फिर हम कुछ इम्पोर्टेंट प्रश्नों के साथ चर्चा करेंगे। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा ढेर सारा, और ठीक है, थैंक यू सो मच। और प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।